हाँ जी, देखिए बेटा, लास्ट जो वीडियो था उसमें हम लोग बात कर चुके थे डाल्टन के आंशिक दाब के नियम की। और डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से हम लोग किसी भी गैस का आंशिक दाब ज्ञात कर सकते हैं, एक बात। तो दूसरी बात, हम गैसीय मिश्रण का कुल दाब ज्ञात कर सकते थे। यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका आज का ग्राहम का विसरण नियम। किसकी बात करेंगे? ग्राहम का विसरण नियम, डिफ्यूजन लॉ, विसरण का नियम। इसको करने से पहले हम बात करते हैं विसरण क्या है। विसरण, डिफ्यूजन, विसरण क्या है? तो हम ये कहेंगे अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गैस का स्वतः प्रवाह विसरण कहलाता है। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गैस का स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। या हम ये बोल सकते हैं कि जब हम कई सारी गैसें लें और वो गैसें बिना किसी बाह्य दाब के एक दूसरे के साथ क्या हो जाए? मिश्रित हो जाए, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। मतलब गैसों को मिक्स होने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं गैसों के स्वतः प्रवाह के लिए किसी भी प्रकार के दाब की आवश्यकता नहीं हो, तो वो पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो प्रक्रिया विसरण कहलाती है। ठीक है, मतलब गैसों का स्वतः प्रवाह या गैसों का मिश्रित होना, पर कैसे? बिना किसी बाह्य दाब के अगर ये दो घटनाएं होती है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? विसरण बोल सकते हैं। समझ में आ गई बात सबके? तो देखो, ये जो विसरण है, विसरण पर गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि गैस के जो भारी अणु होंगे, भारी हेवी पार्टिकल्स, वो भारी अणु ऊपर की तरफ, जबकि हल्के अणु नीचे की तरफ गति कर सकते हैं। यही विसरण है। क्या कहा आपने? कि गैस के अणुओं पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है, और जब गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ेगा तो हम क्या कहेंगे कि गैस के भारी अणु ऊपर की तरफ और हल्के अणु नीचे की तरफ गति कर सकते हैं। क्लियर बात? या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो डिफ्यूजन होता है, जो विसरण होता है, वो गैस के अणुओं की गति के कारण होता है। क्या बोल सकता हूं? विसरण गैसों ऐसे लिखें, गैसों नहीं लिखें, ऐसे लिखें, गैस के अणुओं की गतिशीलता का परिणाम है। विसरण किसका परिणाम? गैस के अणुओं की गतिशीलता का परिणाम है। क्लियर? फिर देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो गैस का प्रवाह हो रहा है, स्वतः प्रवाह, ये किसी सूक्ष्म छिद्र से होकर के, मतलब ये कोई पात्र है, इसमें यहां कोई सूक्ष्म छिद्र है, इस सूक्ष्म छिद्र में से होकर गैस का प्रवाह हो, तो ये जो प्रक्रिया है इसको एक नया नाम दिया जाता है और इसको बोला जाता है निसरण। इट्स अ विसरण, और उसको क्या बोलेंगे? निसरण। तो निसरण क्या है? किसी सूक्ष्म छिद्र से होकर गैस के अणुओं का स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? निसरण कहलाता है। मतलब विसरण और निसरण सेम चीजें हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन अप्लाई कर दी हमने कि गैस का जो प्रवाह है वो सूक्ष्म छिद्र से होकर के होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? निसरण। इस पूरे प्रवाह के लिए ग्राहम द्वारा एक नियम दिया गया, और उस नियम को क्या बोला जाता है? ग्राहम का विसरण नियम बोला जाता है। समझ में आ गई बात?
तो देखो, अब हम बात करते हैं ग्राहम के विसरण नियम की। तो हम ये कहते हैं इस नियम के अनुसार गैसों के विसरण की दर, ये जो विसरण की दर है इसको R से दर्शाते हैं। गैसों के विसरण की दर गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ग्राहम के विसरण नियम के अनुसार गैस के विसरण की दर गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं R इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/√, में D लिखा जा सकता है। क्लियर बात? अब हम ये कह रहे हैं कि गैसें मिश्रित हो सकती है, तो मिश्रण बनेगा तो एक से ज्यादा गैस होगी, और जब एक से ज्यादा गैस है तो इस नियम को बदलकर हम ऐसे लिख सकते हैं R1/R2 इक्वल टू √ में D2/में D1। बोलो, लिख सकता हूं क्या? R1/R2 इक्वल टू D2/में D1। R1 पहली गैस के विसरण की दर है, पहली गैस के विसरण की दर। R2 दूसरी गैस के विसरण की दर, दूसरी गैस के विसरण की दर है। D1 और D2। D1 है बेटा पहली गैस का घनत्व है, पहली गैस का घनत्व। अच्छा, ये जो घनत्व यहां काम में ले रहे हो, ये घनत्व वाष्प घनत्व है। कौन सा घनत्व है? वाष्प घनत्व। क्वेश्चन में ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक बात है? तो हमने कहा पहली गैस का घनत्व या घनत्व की जगह हम क्या ले सकते हैं? वाष्प घनत्व। ऐसे ही D2 क्या है? दूसरी गैस का घनत्व, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? दूसरी गैस का वाष्प घनत्व। क्लियर? अब हम लोग ये कहते हैं, ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया जिससे आपके क्वेश्चन सोल्व आउट होते हैं। ये नियम हो गया कि R जो है विसरण की दर R वो 1/√D के बराबर हो सकती है, या हम अलग अलग गैसें हमारे पास मिश्रित है, दो गैसें मिश्रित है, तो R1/R2 बराबर D2/D1 यूज में ले सकते हैं। क्लियर? अब हम ये कहते हैं कि किसी भी गैस का जो अणुभार है वो अणुभार बराबर होता है 2 गुणा वाष्प घनत्व के, 2 गुणा वाष्प घनत्व के बराबर होता है। तो इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं, अणुभार को हम कैपिटल M से दर्शाते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। तो कैपिटल M अणुभार किसके बराबर हो गया? 2 गुणा वाष्प घनत्व के। मतलब ये जो वाष्प घनत्व है, वेपर डेंसिटी, ये वाष्प घनत्व किसके बराबर हो गया? M/2 के बराबर हो गया। क्या इस M/2 को यहाँ रख दूं तो मेरे पास एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बनेगा? R1/R2 बराबर M दूसरी गैस के लिए M/ पहली गैस के लिए M, क्योंकि 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बच गया? अच्छा, एक बार ऐसे समझ लो, M/ में 2/ में M/2, 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया। क्या? और इनकी जगह मैं लिख दूंगा M2/ में M1, और इसका क्या आ जाएगा? √ आ जाएगा। ये आपका एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया जिससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर प्रश्न में घनत्व दिया है तब तो ये फॉर्मूला लगाओ, और अगर प्रश्न में केवल गैस का नाम दिया हुआ है तब हमें ये फॉर्मूला लगाना है M2/M1। व्हाट इज द M1? M1 पहली गैस का अणुभार, और M2 दूसरी गैस का अणुभार है। क्लियर? ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आपको केवल गैसों के नाम पता है। मतलब आपको कहा जाता है एक बंद पात्र में ऑक्सीजन और SO2 गैस ली जाती है, तो उनके विसरण की दर का अनुपात ज्ञात करो। तो ऑक्सीजन और SO2 ली गई, तो ऑक्सीजन R1 हो गई, ये R2 SO2 हो गई। तो या तो ऑक्सीजन का अणुभार लिख दो या SO2 का अणुभार लिख दो, उसको सोल्व आउट करके R1 R2 का रेशियो निकाल लो जब नाम हो पर्टिकुलर आपके पास। ठीक बात है। लेकिन अगर प्रश्न में घनत्व दिया हुआ है तो फिर D2/D1 लगा के फिर इसको सोल्व आउट करें।
यहाँ तक का बात सबको समझ में आ गया होगा, नोट करिए फटाफट से। ठीक है, अब देखो ये दो बेसिक से। अब ये आर क्या है? कई बार क्या होता है प्रश्न में आर दिया नहीं जाता है, आपको आर कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक बात है, आर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ठीक बात है, तो देखो आर को हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको रब करते हैं, आगे देखो। हाँ भाई, गैसों के विसरण की दर, गैसों के विसरण की दर आर को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है या प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक बात, जैसे मैंने कहा आर बराबर, तो हमने कहा किसी भी गैस का आपको आयतन दे दिया जाए कि एक गैस के 5 ml 5 सेकंड में विसरित होते हैं, तो क्या आपको आयतन और समय मिल गया? तो हम कहेंगे गैस के विसरण की दर आर बराबर, या लिखेंगे विसरित आयतन अपोन में विसरण में लगा समय। मतलब इसको v लिख दूं और इसको क्या लिख दूंगा बेटा? t से। तो r किसके इक्वल हो गया? v अपोन में t के बराबर हो गया। मतलब r1 अपोन r2, अपना ये फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग v1 अपोन में t1 अपोन में v2 अपोन में t2 इक्वस टू √m2 बटा m1। बोलो लिखा जा सकता है? हाँ, क्योंकि प्रश्न में आपको समय दे दिया जाएगा, वॉल्यूम दे दिया जाएगा, या इनमें से कोई एक टर्म आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, कर सकते हैं। हाँ, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड, हम ये कहते हैं आर बराबर, कोई भी गैस आपको दी हुई है तो उसके मोल दे दिए जाएं, तो हम कहेंगे विसरित होने वाले मोल, या सीधे लिख दूं विसरित मोल अपोन में विसरण में लगा समय। विसरित मोल बटा विसरण में लगा समय, मतलब मोल को n से और समय को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? t से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इसको अगर हम यहाँ इस फॉर्मूले में पुट करें तो r1 अपोन r2 की जगह क्या आ जाएगा? n1 अपोन में t1 अपोन में n2 अपोन में t2 इक्वस टू √m2 बटा m1 बन जाएगा। क्या समझ में आ गई क्या बात सबके? चलो एक तीसरा तरीका लेते हैं। हमने ये कहा कि मान लो ये कोई एक विसर्जन नलिका है जहां से गैस क्या हो रही है? विसरित होती है। हमने कहा एक गैस को हम यहाँ से इसमें एंटर कराते हैं और वो गैस इधर से बाहर निकलेगी, तो इस गैस को इधर से इधर जाने में जितना समय लगेगा वो तो विसरण में लगा समय है, क्योंकि गैस इधर से इधर स्वतः प्रवाह हो रहा है। लेकिन इस नलिका में इसने कितनी दूरी तय करी, वो दूरी भी विसरण की दर को निर्धारित कर सकती है। मतलब तीसरा फॉर्मूला मेरे पास बनता है आर, विसरण की दर आर बराबर विसर्जन नलिका में गैस द्वारा तय की गई दूरी, विसर्जन नलिका में गैस द्वारा तय की गई दूरी, और इस दूरी को किससे दर्शाऊंगा? x से, अपोन में विसरण में लगा समय। क्या कर दूंगा? विसरण में लगा समय, और ये किससे दर्शाया जा रहा है? t से। मतलब x अपोन में t, और जब x अपोन में t है तो x1 अपोन t1 अपोन में x2 अपोन में t2 इक्वस टू अंडर में क्या आ जाएगा? वही m2 अपोन में m1 आ जाएगा। मतलब ये तीसरी कंडीशन वो है जो ये रिप्रेजेंट करती है कि हम विसरण की दर कैसे निकाल सकते हैं। और चौथी होती है दाब में होने वाली कमी के आधार पर। मतलब जो गैस विसरित हो रही है, नंबर 4, R बराबर
गैस के दाब में कमी अपॉन कमी में लगा समय, कि दाब को कम होने में कितना समय लगता है। तो दाब में कमी डेल्टा पी से लिखी जाएगी और लगने वाला समय पहले कितना था बाद में कितना था उसको डेल्टा टी से लिखा जाएगा। तो आर की जगह ये लिखकर हम नया फॉर्मूला बना सकते हैं, डेल्टा P1 अपॉन में डेल्टा T1 अपॉन में डेल्टा P2 अपॉन में डेल्टा T2 इक्वल्स टू अंडर रूट में M2 बटा M1। ये चार स्थितियां हैं बेटा जो आपको विसरण की दर ज्ञात करने में सहायता करती है। मतलब यहाँ जो भी न्यूमेरिकल आएंगे वो न्यूमेरिकल इनमें से किसी पर्टिकुलर एक फॉर्मूले के आधार पर सोल्व होंगे। पहला किसके आधार पर? विस्तृत होने वाले आयतन के आधार पर, दूसरा विस्तृत होने वाले मोलों के आधार पर, तीसरा नलिका में तय की गई दूरी के आधार पर, और चौथा दाब में होने वाली कमी के आधार पर आपको प्रश्नों को क्या करना होता है? हल करना होता है। कर सकते हैं। अब देखो इन सारे फॉर्मूलों को अगर हम एक साथ लिखना चाहें तो इनमें सब में एक चीज कॉमन है क्या? M2 M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1। मतलब मैं ऐसे लिख दूं इन सबको कंबाइंड रूप से, V1 अपॉन T1 अपॉन में V2 अपॉन T2 बराबर में N1 अपॉन में T1 अपॉन में N2 अपॉन में T2 बराबर X1 अपॉन में T1 अपॉन में X2 अपॉन में T2 बराबर, और डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ अंडर रूट M2 बटा M1। मैंने इसको और इसको ये तीन फॉर्मूलों को यूज लिया और इनके आधार पर एक कंबाइंड समीकरण बना दिया जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। मतलब आपके दिमाग में हमेशा ये रहना चाहिए कि R1 अपॉन R2 इनमें से किसी के भी आधार पर लिखा जा सकता है, और इसलिए सारे न्यूमेरिकलों का एक ही आधार है ये। इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो आपको सोल्व आउट करने हैं। कर सकते हैं क्या? हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है SO2 व O2 के विसरण की दर का अनुपात बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? मिटा दो इसको तो। SO2 व O2 गैसों के विसरण की दर का अनुपात बताओ। SO2 व O2 गैसों के विसरण की दर का आपको क्या बताना है? अनुपात बताना है। तो आप लोग क्या करेंगे? R1 अपॉन R2 बराबर, आपको केवल नाम दिया है गैसों का, कौन कौन सी गैसें, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? अंडर रूट M2 बटा M1 लगेगा। क्या क्लियर? पहली गैस कौन सी है? SO2। दूसरी गैस कौन सी है? O2। तो R1 अपॉन R2 बराबर अंडर रूट दूसरी गैस O2, तो कितना हो गया? 32। इसका अणुभार ले रहा हूँ, ऐसे ही इसका अणुभार लूंगा, कितना हो जाएगा? 64, 64 हो गया। तो R1 अपॉन R2 बराबर अंडर रूट में 1/2 आ गया। क्या जब आप इसको सोल्व करेंगे तो R1 अपॉन R2 बराबर कितना आ जाएगा? 1 अपॉन में अंडर रूट 2 आ जाएगा। क्या कर सकते हो? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 2, निश्चित ताप पर मेथेन गैस के विसरण की दर। क्या लिखा? क्वेश्चन नंबर 2 है निश्चित ताप पर मेथेन गैस के विसरण की दर किसी अन्य गैस के विसरण की दर से 2 गुना है, तो अज्ञात गैस का अणुभार क्या होगा?
यहाँ पे गैस दी मेथेन और यहाँ लिख दिया 2 गुना है, तो क्या निकाल सकते हैं क्या? हमें एक गैस का नाम पता है, दूसरी गैस का हमें निकालना है, और विसरण की दर कितनी है? 2 गुना है। तो हमें अज्ञात गैस का क्या ज्ञात करना है? अणुभार ज्ञात करना है। मतलब R1/R2 बराबर अंडर रूट में m2/m1 कर दे क्या? क्लियर? मान लो अज्ञात गैस कौन सी है? R1, तो इसको हम x मान लें। मेथेन गैस के विसरण की दर अन्य गैस के विसरण की दर से 2 गुना है, तो अज्ञात गैस के विसरण की दर x है, तो मेथेन की विसरण की दर 2x हो जाएगी क्या? भाई 2 गुना है, इक्वस टू मेथेन का अनुभार कितना? CH4 का, हाँ 16 में m1 हमें ज्ञात करना है। क्लियर? जब आप इसको सोल्व आउट करते हैं, रूट हटाऊंगा तो इसका स्क्वायर कर सकता हूँ, स्क्वायर करूंगा तो कितना हो गया? x स्क्वायर अपॉन में 4x स्क्वायर इक्वस टू 16 में m1 आ गया क्या? x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, क्या बच गया? m1 इक्वस टू, ये m1 इधर आ गया, ये 4 उधर चला जाएगा, 16 इंटू 4, तो m2 कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। कर सकते हैं? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैस ए बी के अणुभार का अनुपात ज्ञात करना है यदि दोनों गैसें समान ताप पर 100 ml व 400 ml विसरित होती है। मतलब प्रश्न ऐसे लिखो, एक गैसीय मिश्रण में ए व बी 2 गैसें उपस्थित है, 2 गैसें उपस्थित है। यदि समान तापक्रम पर ये 100 ml व 400 ml विसरित होती है, 100 ml व 400 ml विसरित होती है, तो ए व बी के अणुभार का अनुपात ज्ञात करो। ए व बी के अणुभार का क्या ज्ञात करना है? अनुपात ज्ञात करना है। मतलब यहां आपको आयतन दे दिया, और जब आयतन दिया जाए तो फॉर्मूला क्या था? V1 अपॉन में T1, V2 अपॉन में T2 था क्या? क्या प्रश्न में समय दिया? नहीं।